चलिए देखिए, पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे। बताया गया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले बताया गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक संबंध पढ़ना होता है हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया और वैद्युत धारा के बीच। अब ये संबंध किस तरह से है नहीं है वो तो चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन इसी में आगे आपको बताया गया कि रेडॉक्स रिएक्शन यदि नहीं पढ़ोगे तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो गया था। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको बताया गया कि ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया क्या होती है, अवकरण अर्धअभिक्रिया क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ बताया गया था। और उसके बाद तुमको बताया गया डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। आपको बताया गया कि जिंक और कॉपर को आप दो तरह से रिएक्शन करा सकते हैं, एक उसको डायरेक्ट संपर्क में ला दें तो भी, और एक अलग अलग रखें तो भी। आप इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का शायद डिफिनेशन लिख लिए थे। जो लोग क्लास में पढ़े थे कॉपी दिखाइए, कहाँ तक थे हम लोग। देखिए कॉपी देखें। प्रत्यक्ष लिखा दिए थे, अप्रत्यक्ष बचा हुआ था। हालांकि वीडियो में बता दिए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। लिख लीजिए, अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया, इसी को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। लिखेंगे वह अपचयोपचय अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया अलग अलग बर्तन में होती है। उसे अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। उसे अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। आगे लिखेंगे, इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया में इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदल जाती है। इस तरह की अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदल जाती है।
हो गया, लिख लिया यहाँ तक? आगे लिखेंगे, एरो देखें, एरो दीजिए और आगे लिखिए। लिखेंगे वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल वैद्युत रासायनिक सेल एक यंत्र होता है। वैद्युत रासायनिक सेल एक यंत्र होता है जिसमें अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया कराई जाती है। जिसमें अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया कराई जाती है। जिसमें अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया कराई जाती है। हो गया, लिख लिए? अब हम लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालिए स्टार लगा के। वैद्युत रासायनिक सेल, इसी को इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। हो गया, लिख लिए? आज हम लोग सीखेंगे कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया अलग बर्तन में और अवकरण अर्ध अभिक्रिया अलग बर्तन में कैसे संभव है। यह कैसे संभव है कि दो रिएक्टेंट को हम आपस में मिलाएं भी नहीं और वह आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर ले। ये सब कैसे संभव होता है, इसको समझने के लिए आपको एक फिगर समझना पड़ेगा, और वो भी काफ़ी डिटेल में। हो ना हो एक दिन में ख़त्म भी नहीं हो। अभी लिखना कुछ नहीं है, चुपचाप अब देखते रहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और जो पूछा जाए उसका पूरा पूरा जवाब दीजिएगा। लगे कि हम कुछ आपसे बोलवाना चाह रहे हैं तो आपको बोलना है। हेडिंग तो हो ही चुका है, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब पिछले क्लास में जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग लिखे थे वो यही था ना, Zn प्लस Cu प्लस प्लस कन्वर्ट करता है Zn प्लस 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 Cu सॉलिड में, यही था ना। ये एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन था, आप याद कीजिए इसको। इसका हाफ रिएक्शन कुछ ऐसा था, जिंक कन्वर्ट कर रहा था Zn प्लस प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन में। इसी को हम ऑक्सीडेशन कहे थे या ऑक्सीकरण। और इसका दूसरा बात था Cu प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कन्वर्ट किया था Cu सॉलिड में। इसी को हम लोग क्या बोले थे, रिडक्शन। ये दोनों जब एक साथ होता है तो रेडॉक्स रिएक्शन डायरेक्ट कहलाता है, और ये अलग अलग हो तो यही क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए अब ये रिएक्शन कैसे होगा। हमको मेनली ये और ये रिएक्शन कराना है और बनाना वो है, और आपस में ये दोनों मिलेगा भी नहीं और रिएक्शन भी होगा। इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक बर्तन लीजिए, एक नहीं इसी टाइप का आपको 2 बर्तन लेना पड़ेगा। दोनों बर्तन में पानी भर लीजिए, आधा आधा। इसमें एक सॉल्ट डाल दो ZnSO4, जो कि बर्तन में जाके टूट जाएगा Zn प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस में। और इसमें डाल दो CuSO4, जो अंदर में जाके टूट जाएगा Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस में। तो ये हो गया ZnSO4 का विलयन और ये हो गया CuSO4 का विलयन। यहाँ पर Zn प्लस प्लस आयन है और यहाँ पर Cu प्लस प्लस आयन है, मतलब यहाँ पर जिंक आयन है और यहाँ पर कॉपर आयन है। जिस बर्तन में जो आयन है उसी का रॉड उसमें डालिए, उसी का मेटल रॉड उसमें डालिए, ऐसे।
ये जो रॉड हम डाले हैं ये किस चीज़ का रॉड है? ये जिंक रॉड है, जिंक का छड़ है ये। और इसमें जो हम लोग डालेंगे, इसमें डालेंगे कॉपर का रॉड, Cu रॉड। जब किसी धातु के छड़ को उसके अपने ही आयन वाले विलयन में एक दूसरे के संपर्क में तुम रखते हो ना, तो इसी अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो एक इलेक्ट्रोड ये हुआ, एक इलेक्ट्रोड ये हुआ। ये कॉपर का बना हुआ है तो इसको कहेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड, और ये जिंक का बना हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे जिंक इलेक्ट्रोड। तो आप यहाँ पर ये नाम भी दे सकते हैं, आप इसको कॉपर इलेक्ट्रोड और इसको जिंक इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आप क्या कीजिए, इस दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दीजिए। जहाँ पर आपको एक स्विच लगाना है, बीच में वोल्ट मीटर लगाना है, और यहाँ से ये इसमें जुड़ गया। ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यदि पोटेंशियल डेवलप होगा तो वहाँ पर वो उसका रीडिंग दे देगा कि कितना वोल्ट का डेवलप हो रहा है। यदि होगा तो इलेक्ट्रिसिटी यदि पैदा हुई, तो नहीं पैदा हुआ तो कोई बात ही नहीं है। देखिए अब तुम जैसे ही स्विच को ऑन करोगे तो जेडहेन, ये देखो इधर, ये जो जिंक का रॉड है इस Cu++ के साथ ना डायरेक्ट तो संपर्क में नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वह संपर्क में आ जाता है। कैसे संपर्क में आ जाता है? आप याद कीजिए, जेडहेन जो था वह 2 इलेक्ट्रॉन देता था और उसको ग्रहण कौन करता था? Cu++। तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से निकले तो भले वो एयर में नहीं जाएगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वायर में तो जा सकता है, क्योंकि कंडक्टिंग वायर में तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह संभव है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो जिंक है ना, सुनो इधर, जैसे ही तुम स्विच को ऑन करोगे तो वहाँ यहाँ पर तुरंत एक प्रोसेस होता है, और वह प्रोसेस यह है कि ये जिंक का एटम, जैसे ये जिंक का एटम हम लिखे हैं, जिंक का ये छड़ है तो इसमें तो जिंक का कई एटम ना होगा, बहुत सारा एटम होगा। ये तुरंत टूट जाता है Zn++, और साथ साथ ये निकालता है 2 इलेक्ट्रॉन। Zn++ पानी में गिर जाता है, चूँकि आयन हमेशा पानी में ही स्टेबलाइज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वह इस रॉड पर आ जाता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण ही इस रॉड का चार्ज कैसा हो जाता है? नेगेटिव। ये यहाँ से गुजरता हुआ वोल्ट मीटर के एरो को तुरंत इधर घुमा देगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है, इसीलिए ये एरो सीधा नहीं रहेगा, ये एरो इस तरह से हो जाएगा। ये यहाँ आया और इस रॉड में आ गया, कॉपर के रॉड में। अब देखो, कॉपर के रॉड में जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, ये बर्तन, इस बर्तन में ये जो रॉड है, इस रॉड के संपर्क में Cu++ है, चूँकि वहाँ तो सॉल्यूशन बना हुआ है ना। तो ये Cu++ क्या करता है, जो अतिरिक्त 2 इलेक्ट्रॉन आया इसके पास, जिंक के द्वारा जो भेजा गया इलेक्ट्रॉन है, उस दोनों इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद ये बना देता है Cu++। ये यदि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो क्या बना देगा? Cu सॉलिड। तो Cu सॉलिड बनाएगा तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा वहीं पर वो चिपक जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि Cu++ जो विलियन में अभी आयन घुला हुआ था वह निकल के इस रॉड पर चिपकना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो जिंक का एटम है यह रॉड को छोड़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर एटम से आयन का रूप ले रहा है। तो एटम से आयन का रूप लेगा तो वो पानी में गलने लगेगा, और यहाँ पर आयन से एटम का रूप ले रहा है, रॉड में जाके सट रहा है, तो यह धीरे धीरे विलियन से निकल के रॉड में चिपकने लगेगा, सटने लगेगा। तो एक प्रोसेस जब हुआ तो इसमें, इस सर्किट में कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का। आपको क्या लगता है कि केवल यहाँ पर जिंक का एक ही एटम है? यहाँ तो जिंक का बहुत सारा एटम है। यही स्टेप दोबारा हुआ, फिर ये गेन किया, यही स्टेप 13 हुआ, फिर ये गेन किया, यही स्टेप फिर 4 बार हुआ, फिर गेन किया। ये स्टेप 100 करोड़ बार हुआ, 200 करोड़ बार हुआ, और जितना करोड़ बार होगा उसका 2 गुना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा वहाँ पर। इस तरह से। अच्छा, ये एक और बात, जितना धीरे धीरे हम बोल रहे हैं क्या उतने धीरे धीरे ये काम कर रहा होगा? वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह शुरू हो गया होगा, और इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। इस तरह से केमिकल रिएक्शन हुआ और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई।
अब यहाँ पर ये पोटेंशियल आपको मेजर करने के लिए ये वोल्ट मीटर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर एक एरो लगा होता है, इधर भी एक लिखा रहेगा, इधर भी एक लिखा रहेगा, इधर दो, इधर दो, इधर तीन, इधर तीन। तो जितना वोल्ट यहाँ पर आएगा ना, उसका रीडिंग आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिकली दे देगा। वो कांटा वहीं पर जाके रुकेगा। जैसे 2 पर गया तो 2 वोल्ट, 3 पर गया तो 3 वोल्ट। तो ये है वोल्ट मीटर। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ही जाए, ये इधर से इधर भी आ सकता है। इसमें एक्चुअल में ना देखो, जो धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वह दूसरे को ना रिप्लेस कर देता है। जैसे जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है किससे? कॉपर से। या यूँ कहें कि जिंक का इलेक्ट्रॉन देने का जो टेंडेंसी होता है वह कॉपर से ज़्यादा होता है। तो दोनों में जो सामने आएगा उसका जिसका ज़्यादा टेंडेंसी होगा वह इलेक्ट्रॉन देगा, तो बाकी को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। Zn इलेक्ट्रॉन दिया तो Zn++ में बदला, उसी को Cu++ गेन कर लिया और Cu सॉलिड में कन्वर्ट कर गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह हुआ, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जिसका मेजरमेंट यहाँ पर हो गया। अब आगे देखिए, शुरू में जब आप ZnSO4 लिए होंगे, पानी में ZnSO4 की कुछ मात्रा आप लिए होंगे तो उसका कुछ सांद्रण होगा ना, कंसंट्रेशन। यहाँ भी पानी में CuSO4 लिए हैं तो सांद्रण तो यहाँ भी होगा कुछ ना कुछ। तो मान लीजिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल ZnSO4 लिए हैं, इसका मतलब वहाँ पर Zn++ का सांद्रण 2m होगा। यहाँ भी मान लीजिए 2m। ज़्यादा कोई ZnSO4 मिलाया है तो हो सकता है कि उसका सांद्रण ज़्यादा हो। यहाँ भी यदि कोई ज़्यादा मिलाया है तो सांद्रण ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हम ये तुमसे कहना चाह रहे हैं कि चाहे जिसको जो लेना हो, सांद्रण शुरू में तो कुछ तो लेगा ना, और यहाँ भी कुछ लेगा। मान लीजिए हम इसका प्रारंभिक सांद्रण 1m रखें और इसका भी प्रारंभिक सांद्रण 1m रखें। अब आप बताइए कि जब रिएक्शन होगा होते होते क्या इसके सांद्रण में परिवर्तन भी होगा? Zn++ के सांद्रण में परिवर्तन होगा या नहीं? परिवर्तन होगा। इसलिए होगा क्योंकि ये रॉड लगातार Zn++ को पानी में गिरा रहा है। तो ऐसी स्थिति में Zn++ आयन की जो संख्या है वह विलयन में बढ़ने लगेगी और Zn++ का सांद्रण बढ़ने लगेगा, और इस रॉड का जो वेट है ना वो घटने लगेगा, क्योंकि एटम ही ना आयन बन के नीचे गिर रहा है। एटम आयन बन के नीचे गिरा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा दिया, फिर एटम आयन बन के नीचे गिरा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर दिया, इलेक्ट्रॉन भागा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, एटम से आयन बना, मेटल का वेट घट गया और Zn++ आयन के रूप में विलयन में अपनी मात्रा को बढ़ा रहा है। अब यही बात थोड़ा यहाँ देखते हैं। उधर से इलेक्ट्रॉन आया तो एक Cu++ लेके इसमें सटा, फिर दूसरा सटा, तीसरा सटा, चौथा सटा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि समय के साथ Cu++ का सांद्रण घटने लगेगा? क्योंकि आप तो जितना लिए उतना तो ले लिए, आपको तो जितना लेना था उतना ले लिए ना। अब ये लगातार अपने अमाउंट को घटा रहा है, तो और यहाँ पर क्या होगा? Cu रॉड, इसका वेट बढ़ता चला जाएगा, ये मोटा होता चला जाएगा। अब देखिए दोनों जगह अंतर क्या है। यहाँ पर रॉड का वेट घट रहा है, यहाँ पर रॉड का वेट बढ़ रहा है। यहाँ पर आयन का सांद्रण बढ़ रहा है और यहाँ पर आयन का सांद्रण घट रहा है। अब एक चीज़ सोचिए आप, जिस समय रिएक्शन नहीं हुआ था उस समय Zn++ और SO4- की संख्या बराबर होगी। यदि आप 1 मोल लिए होंगे ZnSO4 तो उसमें टोटल आयन होगा 6.022 × 10⁻23। तो इतना एवोगाड्रो नंबर के बराबर ये भी होगा और ये भी होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। यहाँ भी ये दोनों आपस में बराबर होगा, आयन, कैटायन और एनायन, ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। लेकिन जब रिएक्शन हो जाएगा तब आपको ऐसा नहीं लगता है कि SO4- की तो संख्या उतनी ही रह गई जितना शुरू में था, और Zn++ की संख्या विलयन में बढ़ने लगी। तो विलयन में किस तरह का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। इधर विलयन पॉजिटिव डेंसिटी हो गया है विलयन में, और इधर कैसा डेंसिटी हो जाएगा? निगेटिव। तो ऐसी स्थिति में कुछ देर के बाद क्या होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो जब भी रिएक्शन होगा तो अंदर में Zn++ आएगा ना जी। इधर पॉजिटिव डेंसिटी पहले से ही ज़्यादा है। यदि और Zn++ अंदर में आए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा,
और अंदर में Zn प्लस प्लस की मात्रा इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब कोई भी एडिशनल Zn प्लस प्लस यदि यहाँ आना चाहे तो उसको रेसिस्ट करेगा अंदर का सिस्टम। क्यों अंदर का सिस्टम रेसिस्ट करेगा? क्योंकि अंदर में जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये काम करना बंद कर देता है, Zn प्लस प्लस निकालना बंद। अंदर में जगह नहीं है पहला, और दूसरा बात ये है कि ये जब भी अंदर आएगा तो Zn प्लस प्लस बन के आएगा ना, और अंदर में पहले से Zn प्लस प्लस है। ये प्लस प्लस उस प्लस प्लस को एक दूसरे के साथ क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो वो अंदर गिरने नहीं देगा। यहाँ पर क्या लफड़ा है, बेचारा पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के साथ पहले बैलेंस था, एक एटम भागा तो दो चार्ज का नुकसान, दो चार्ज अनबैलेंस हुआ, फिर भागा चार चार्ज अनबैलेंस हुआ। इस तरह से ये चार्ज लगातार अनबैलेंस होने लगता है। और SO4 माइनस माइनस में अंदर में टोटल माइनस की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये Cu प्लस प्लस जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इधर जाएगा तो SO4 उसको रोक देगा। इसलिए रोक देगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की पहले ही यहाँ कमी हो चुकी है, और यदि पॉजिटिव चार्ज और भागे तो इसी स्थिति में क्या होगा? और ज़्यादा ना अनबैलेंस होगा। ऐसी स्थिति में ये काम करना बंद कर देता है। तो इसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग एक छोटा सा यंत्र इसमें जोड़ते हैं, और उसको कहा जाता है लवण सेतु। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इस तरह का पाइप नुमा एक सब्सटेंस होता है, इसमें भरा हुआ रहता है जेली KCl या KNO3। इसमें यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है। अंदर से कुछ मतलब ये पाइप वाला चीज़ जो है ना, ये वाला चीज़, इससे कुछ नीचे गिरे नहीं, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है। KCl टूट जाता है K प्लस में और Cl माइनस में। जैसे ही तुम इसमें डालोगे ना तो इधर पॉजिटिव चार्ज ना ज़्यादा हो गया है तो सब Cl माइनस इस छोर पर आ जाएगा, और इधर निगेटिव चार्ज ना डेवलप हुआ है ज़्यादा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस छोर पर आ जाएगा। और क्या होता है कि जितना प्लस प्लस है ना सबको इस तरफ रोक लेता है, वो इस तरफ बुला लेता है, तो यहाँ का जगह खाली हो जाता है। और यहाँ पर ये किसको बुला लेगा? सब SO4 माइनस माइनस को बुला लेगा, तो किसका जगह खाली हो जाएगा? Cu प्लस प्लस का। तो ये आसान, ये नहीं बुलाएगा, सॉरी, इधर Cl माइनस आया है और इधर K प्लस आया। K प्लस इसको SO4 माइनस माइनस को साइड करेगा तो Cu प्लस प्लस को वहाँ पर जाना आसान हो जाएगा। तो एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो संभव हो पाता है और हम मैक्सिमम यूज़ कर पाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जन्म जन्मांतर तक चलते रहेगा? एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये डेड हो जाता है, जब ये ख़त्म हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसको हिंदी में लवण सेतु कहते हैं। बात समझ में आई कि ये फिगर क्या है? तो सुनिए अब आप, अभिक्रिया से पहले जिंक का जो वेट होगा अभिक्रिया के बाद घट जाएगा, और अभिक्रिया से पहले Zn प्लस प्लस का जो सांद्रण होगा उससे अभिक्रिया के पश्चात सांद्रण बढ़ जाएगा। यहाँ पर वेट पहले जो था उससे बढ़ जाएगा मेटल रॉड का, और Cu प्लस प्लस का सांद्रण घट जाएगा। क्या अब समझ में आया ये चीज़? अब आप एक चीज़ गौर कीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के निकालने का प्रोसेस चल रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने का प्रोसेस हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकला है और यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिया गया है, यानी दोनों हाफ बात, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, और इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन हाफ। ये पूरा एक कंप्लीट सेल है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो ये आधा अधूरा सेल है, इसीलिए हम लोग इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसको रिडक्शन हाफ सेल भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? यह वह इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीडेशन की घटना हो रही है, और वैसा इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन की घटना होती है उसी को हम लोग एनोड कहते हैं। नाम तो ज़रूर सुना होगा एनोड का आज से पहले, और इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। तो अभी से यदि कोई पूछे ना आपसे कि एनोड और कैथोड क्या होता है, तो हम कहेंगे कि एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड होता है।
एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड होता है। कोई पूछे इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोड एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर कोई धातु का क्षण अपने ही आयन वाले विलयन में एक दूसरे के साथ संपर्क में रहता है। ये सब बात हम आगे लिखा देंगे, अभी हम बस समझा रहे हैं। तो यदि कोई पूछे कि एनोड और कैथोड क्या होता है, तो हम कहेंगे कि एनोड या कैथोड एक इलेक्ट्रोड होता है। यदि आप एनोड की बात करते हैं तो हम उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहेंगे जहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा, और जहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा उसको हम लोग कैथोड कहेंगे। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसी को हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड आए तो उसको हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला चीज़ इस पर सट रहा था, तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बात समझ में आई? अब आप फिगर उतार लीजिए, फिगर उतारने के बाद इसका जो आगे का बात होगा उसको बताया जाएगा। फिगर तो समझ ही गए हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, रिएक्शन किसका किसका होना था? Zn का और Cu++ का। Zn देखो यहाँ पर है और Cu++ यहाँ पर है। क्या ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आया? नहीं, लेकिन फिर भी रिएक्शन किया ना। क्यों रिएक्शन किया अब तुमको पता चला? ये रिएक्शन क्यों हो गया बिना संपर्क में आए हुए भी? ये संपर्क में भले नहीं आया हो जिंक, लेकिन वायर इस दोनों को एक दूसरे के टच में ला देता है, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। हमने ये कहा था कि मेरे एक हाथ में जिंक है और दूसरे हाथ में कॉपर है, तो मेरे एक हाथ में यदि जिंक है और दूसरे हाथ में कॉपर है, डायरेक्ट मिला दे तो रिएक्शन बड़ा आसानी से हो जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट मिलाने में रिएक्शन में बाधा ये था कि जिंक यदि इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे कॉपर तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। लेकिन यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक वायर जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन तो उसके माध्यम से तो जा सकता है, क्योंकि कोई भी धात्विक चालक जो भी है उसमें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो संभव है। और ऐसी स्थिति में आदमी के दिमाग में आया कि यदि हम धात्विक चालक से उसको जोड़ दें और इलेक्ट्रॉन का फ्लो संभव हो जाए, और यदि ये सतत रूप से होने लगे तो विद्युत धारा का निर्माण हो सकता है। यानी ये तो ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन को करा के इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकते हैं। और इसी आधार पर तुरंत लोगों का दिमाग खुला और तुरंत ये सेल बन गया जहाँ से बैटरी का आविष्कार हो गया। आई बात समझ में? एक बात और आप हमेशा समझ लीजिए, किसी भी सेल में, किसी भी बैटरी में इलेक्ट्रॉन के लेने देने का ही प्रक्रम होता है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो यदि नहीं होगा तो क्या विद्युत धारा बन सकती है? इसीलिए आप जितना भी बैटरी देखते हैं, बैटरा देखते हैं, छोटा सा देखते हैं, बड़ा सा देखते हैं, सब में केमिकल रिएक्शन होता है, और सब में सिर्फ और सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन होता है। एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ होता है तो दूसरी तरफ रिडक्शन हाफ होता है। एक इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरी तरफ लेता है, जहाँ से देता है उधर से निकल के दूसरी तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसी का हम लोग यूज कर लेते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस तरह का वोल्टेज हमको मिलता है। आगे बहुत सारी बातें हैं इसमें, उतारिए इसको। इधर देखिए, तो यदि जिंक वाला सारा सिस्टम हम उधर लिए और कॉपर वाला इधर लिए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उधर से इधर हुआ, तो हमको जो भी रीडिंग मिलेगा वो यहाँ पर उतना एरो कट जाएगा, इधर आ जाएगा। मान लीजिए कि यदि जिंक इधर रहता और कॉपर उधर रहता, तब वही वोल्ट मीटर वैसे ही रहेगा, बस उसका फ्लो इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में वोल्ट मीटर का रीडिंग जो होता है ना, दो तरफा होता है, बीच में रहेगा जीरो, इधर भी उधर भी। अब देखो, इस एरो से हमको पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गया होगा। एरो इधर आया तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट आया होगा, और ये एरो यदि उधर गया तो इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट गया होगा। अब एक बात सुनिए आप ध्यान से, यदि ये एरो इधर आया तो एनोड कौन होगा, इधर वाला या इधर वाला? लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला? सुनिए फिर से, यदि एरो इधर गया तो एनोड कौन सा होगा? एनोड वह होगा जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन उसका हुआ जो इलेक्ट्रॉन दिया। ये इलेक्ट्रॉन दिया और ये लिया, तब ना इलेक्ट्रॉन इधर आया। इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला एनोड है और ये कैथोड है।
इस मीटर के रीडिंग को देखकर, इसके कांटा को देखकर, सुई को देखकर पता चल जाता है कि दो लिए गए इलेक्ट्रोड में कौन एनोड है और कौन कैथोड। बहुत सारी जानकारी आपको अभी और आगे मिलती रहेगी, अभी तो इसका जो बेसिक टर्म था वो हम समझा दिए हैं। उतार लीजिए आप इसको। देखिए, एट जिंक इलेक्ट्रोड, हम नीचे कुछ मिटा के बाद कुछ लिख रहे हैं, इसको देखिए। एट जिंक इलेक्ट्रोड, इसी को हम एनोड कहे हैं। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हाफ, यहीं पर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन हाफ। हम यहाँ पर लिखते हैं बिफोर रिएक्शन और इधर लिखते हैं आफ्टर रिएक्शन। यदि वेट ऑफ जिंक पहले 10 ग्राम रहा होगा, यदि, तो बताइए आफ्टर रिएक्शन ये वेट 10 से ज़्यादा रहा होगा या 10 से कम गया होगा? कम गया होगा, मान लो 7 ग्राम। इसका मतलब वो 3 ग्राम कहाँ गया? वो 3 ग्राम वो गल गया, आयन बन के सब पानी में गिर गया और इलेक्ट्रॉन जो है निकल के उधर चला गया। मान लीजिए कि शुरू में Zn++ का कंसंट्रेशन बिफोर ये 1m था, तो आफ्टर रिएक्शन ये कंसंट्रेशन बढ़ा होगा या घटा होगा? हो सकता है यह कंसंट्रेशन Zn++ का बढ़ के 1.3m के बराबर हो गया। क्या कोई दिक्कत है इसमें? और यहाँ पर रिएक्शन कौन सा हुआ है? यहाँ पर रिएक्शन कौन सा हुआ है? ऑक्सीडेशन, जिसमें Zn सॉलिड कन्वर्ट किया है Zn+++2 इलेक्ट्रॉन में। बस इतने बात हम एट कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए भी लिख लेंगे। पहले आप इसको जल्दी से पूरा कीजिए। हम लोग यहाँ पर यदि एट कॉपर इलेक्ट्रोड करें तो कॉपर इलेक्ट्रोड करेंगे तब ये क्या हो जाएगा? कैथोड। और यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ के बदले क्या लिखा जाएगा? रिडक्शन हाफ। आफ्टर रिएक्शन बिफोर रिएक्शन, वेट ऑफ कॉपर मान लो 10 ग्राम है तो बाद में ज़रूर यह 12 या 13 ग्राम हो जाएगा। शुरू में यदि Cu++ का सांद्रण 1m है तो निश्चित रूप से बाद में यह सांद्रण घट गया होगा और हो सकता है ये 0.7m के बराबर हो गया। ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन का रिएक्शन होगा और ये Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा होगा Cu सॉलिड में। कल का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोड। अब यहाँ से हम लोग परिभाषित करेंगे सबको। एक्चुअल में यहाँ पर हम ये टर्म यूज़ किया ना बार बार, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड होता क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इस सब का परिभाषा कल देखेंगे, सबका एग्जाम्पल भी देखेंगे। और वैसे हम आपको बता दिए हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। जब किसी धातु के छड़ को उसके अपने ही आयन वाले विलयन में एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं ना, तो इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। यह कई प्रकार का होता है, सारा प्रकार नेक्स्ट क्लास में डिफाइन किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल क्लास है, कल आना है।